नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services and that is free of cost. Let's start section 56. चलिए, ये तो हुआ बेयर एक्ट। अब थोड़ी सी अंदर की बातें करते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। एक टर्म है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं, आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसी को समझिए पहले। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि व्हेन नन ऑफ द पार्टीज इज अंडर एनी ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। जब कोई भी पार्टी अपने अपने प्रोमिसेस को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं होती है तो हम उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट अब डिस्चार्ज हो गया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो गया। डिस्चार्ज का मतलब है द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। ये कैसे हो सकता है? मान लीजिए जैसे इसी में बात कर रहे हैं, यहां पर बात करें इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मींस एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। एक कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? जैसे मैं आपको बता दूं कि ये रहा, है ना, ये रहा। इस एग्रीमेंट को पढ़िए जरा आप। एन एग्रीमेंट टू ब्रिंग ए डेड मैन टू लाइफ। एक मृत व्यक्ति में जीवन लाने के लिए एग्रीमेंट हुआ, ये वॉइड है। अब अगर ये जो एग्रीमेंट किया गया है ना कि मृत व्यक्ति को जीवित करने का, ये एक्ट अपने आप में इम्पॉसिबल है। ठीक, इम्पॉसिबल के होने की वजह से क्या हुआ? सेक्शन 56 क्लॉज 1 में क्या हो गया? ये वॉइड हो गया। अब यहां पर जो पार्टीज हैं ए एंड बी, अब ये दोनों ही पार्टीज जो है अपने अपने ऑब्लिगेशन से मुक्त हो चुके हैं। दे आर नो मोर अंडर ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म देयर कॉन्ट्रैक्ट। ए के पास, ए की ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैं इसको 5 लाख रुपए दूं जो एग्री हुए थे। बी की ये ऑब्लिगेशन नहीं कि वो इंसान को जिंदा करके दिखाए। क्यों? ये वॉइड है ये यहाँ पर। तो यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है ए और बी के बीच में, यहां पर ये जो एग्रीमेंट है ये वॉइड घोषित हुआ इम्पॉसिबिलिटी की वजह से, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से। तो इसे कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कोई भी पार्टी अब, यानी कि पार्टियां अपनी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई। अब वो कई सिचुएशन में हो सकती हैं, वो चैप्टर अपने आप में अलग है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन अभी हमारा फोकस डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केवल एक मीनिंग समझाना था कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कई तरीके से हो सकता है। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस से हो गया, जैसे एक हो जाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा, तो आप भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। यू आर नो मोर ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म दैट। उसे कहेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से डिस्चार्ज हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट का। तो सेक्शन 56 इज डीलिंग विद व्हाट? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कम ऑन, ये बात समझ में आई आपको? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, क्योंकि अगेन वही मेरा ऑब्जेक्टिव है, आपको 100% क्वेश्चन सॉल्व कराने कॉन्ट्रैक्ट में। और इसी तरीके से होंगे जब हमें एक एक वर्ड का मीनिंग आता होगा। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है? आई बिलीव कि आपको समझ में आई होगी बात ये। अब हम इस तरीके से लेते हैं, यानी कि अगर अब ऐसे समझ में नहीं आया तो अब ऐसे करते हैं, राइट? हमने ये जो स्क्रीन पर है आपके सामने, ये वाला अभी इलस्ट्रेशन पढ़ा था। ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। दिस इज द एग्रीमेंट। ए और बी के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है कि वो बी के लिए खजाना ढूंढेगा, वो भी मैजिक से। ठीक, अब सपोज कीजिए ए का कार्य क्या है? ए तो करेगा ये, और बी ने कहा कि आई विल पे यू समथिंग। बी का भी अपना प्रॉमिस होगा। इन दिस केस देर आर सर्टेन थिंग्स विच ए विल हैव टू डू एंड देर आर सर्टेन थिंग्स विच बी विल हैव टू डू। दोनों ही पार्टीज को अपने अपने प्रोमिसेस को पूरा करना पड़ेगा, राइट?
नाउ दिस एग्रीमेंट इज वॉइड। अब ये जो एग्रीमेंट है वो शून्य हो गया। इसका मतलब क्या है कि ना तो अब ए को कुछ करना है और ना ही बी को कुछ करना है, दोनों ही पार्टीज को अब कोई भी कार्य नहीं करना है। यानी कि अब ये ऐसी स्थिति पहुंच गई एक एग्रीमेंट में कि व्हेन नन ऑफ द पार्टीज इज ऑब्लाइज्ड टू डू एनीथिंग, मुझे कुछ करना ही नहीं है इसमें, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज होना। जब दोनों ही पार्टीज अपनी अपनी ऑब्लिगेशन से, अपने अपने प्रोमिस को फुलफिल करने की जिम्मेदारी से बच गई, उसे कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। राइट, एक तो ये एग्जांपल बताया फिर मैंने आपको, अब आपने छेड़ दिया है तो दूसरा ले लीजिए एक और। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ कि ए विल मैरी बी, ए बी से विवाह करेगा। ठीक है, अब ए ने मना कर दिया, डिनाइड। इसका मतलब क्या हुआ, ही कमिटेड ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ है ना, इस केस में क्या हुआ, एक कमिटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पहले आपने विवाह के लिए एग्रीमेंट किया, बाद में उसको तोड़ दिया, इसका मतलब क्या हुआ, आपने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया। तो क्या अब भी बी इज बाउंड टू मैरी ए? जैसे ही ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो अब आप मुझे बताइए, क्या बी अभी भी ए से मैरिज करने के लिए बाउंड है? हाँ है ना, कम ऑन, नहीं है। वेरी गुड, इसका मतलब ये हुआ बी इज नाउ डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन। बी अपनी ऑब्लिगेशन से मुक्त हो गया है। हाँ है ना, हो गया है जो भी। और ए ने तो अपने आप खुद ही मुक्त कर लिया था अपने आप को। इसका मतलब क्या हुआ, नो बोथ पार्टीज आर फ्री फ्रॉम द ऑब्लिगेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन से दोनों ही मुक्त, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करना उनको अब, इसे कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, when both parties are under no obligation to perform it, it is called discharge of the contract. You got it or not? तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट से उन्मुक्ति प्राप्त कर ली इन्होंने अभी। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि दोनों ही पार्टीज, बोथ पार्टीज are discharged from performing the contract। दोनों ही पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस से अब बच जाती हैं। राइट, इसे कहते हैं डिस्चार्ज। तो सेक्शन 56 इज डीलिंग विद व्हाट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस से कब डिस्चार्ज होंगे, उसके लिए क्या शर्तें हैं, समझे? बढ़े आगे अब। और यही आपके लिए नया क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। इफ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पॉसिबल, सेम इज वॉइड बोथ इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। लगाइए जयकारा, पी फॉर प्रीलिम्स। ये हमारा जयकारा है, प्रीलिम्स का जयकारा है हमारा, है ना। तो क्या ये जो रूल है, इम्पॉसिबल अगर हो जाएगा, जब परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाएगी तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। ये नियम आपको इंडिया में भी मिलता है, ये इंग्लैंड में भी मिलता है, और इसी पर क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में मिलता है। तो मिलता है इंडिया में मिलता है, इंग्लैंड में मिलता है, एग्जामिनेशन हॉल में मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो नेवर फॉरगेट, इंडिया में भी अवेलेबल है लॉ सेम, इंग्लैंड में भी सेम लॉ है। ठीक, अब मैंने ये पढ़ा दिया है, एक बार में समझा रखा है, कुछ लाइनें हैं मैं पढ़वाऊंगा आपको। सेक्शन 56, सी द बोर्ड। सेक्शन 56 इज डीलिंग विद हाउ मेनी काइंड ऑफ impossibilities? Two kinds of impossibility. Firstly, there was initial impossibility, and secondly, there was subsequent impossibility. राइट, मैं आपको समझा चुका हूं। ये पैरा फर्स्ट और ये था पैरा
सेकंड में। ये बात हो चुकी है। अब यहीं से बात निकलेगी आपकी, ये पैरा 1 था, एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट एंड इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड, ये मैं समझा चुका था आपको। अब यहां पर समझिए कि है क्या मामला, हम कहां पे जा रहे हैं, हमारी गाड़ी कहां पर जा रही है। हमारी गाड़ी जाने वाली है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन पर। अब उसी का हम लोग बैकग्राउंड बना रहे हैं, है ना। ये वॉइड क्यों है, डॉक्ट्रिन फ्रस्ट्रेशन, सब एक ही बात है। देखिए अब मुझे आप ये बताइए कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं। इसलिए तो करते नहीं कि हमें बाद में मना करना है। वी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट और ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म दैट, कि हमें कुछ अचीव करना है। वी वॉन्ट टू डू समथिंग, बोथ पार्टीज वॉन्ट टू डू समथिंग। हम कुछ खरीदना चाहते हैं, वो बेचना चाहता है, हम कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं, वो परफॉर्म करवाना चाहता है। वट एवर जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, आप यू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म इट, राइट। हम परफॉर्मेंस चाहते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि पार्टीज वुड परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस, वो अपने अपने वचनों को पूरा करेंगे, निभाएंगे। ये था, मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा, तुम बैंकेट हॉल प्रोवाइड कराओगे, ये हो सकता है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाए, अगर उसी कॉन्ट्रैक्ट की, पढ़ लीजिए एक बार जरा, दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसका, ऑब्जेक्ट ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये समझना कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट को करने का उद्देश्य क्या होता है, दैट पार्टीज टू इट वुड परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस, वो अपने अपने प्रोमिसेस को परफॉर्म करेंगे। ये है हमारा ऑब्जेक्ट, उद्देश्य होता है। अब अगर ऐसा हो जाए, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पॉसिबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं हो सकता, असंभव है उसको परफॉर्म करना, देन द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रस्ट्रेटेड। इसको समझिए कि बेसिकली जैसे मान लीजिए, और यही जो एग्जांपल है इसी को ले लेते, वॉर वाला लेते हैं, ये वाला डी वाला है ना। ये जो डी का है, ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया कि वो कार्गो लेकर जाएगा उस पोर्ट पर, फॉरेन पोर्ट पर, और फिर उसी देश के साथ में हो जाती है वॉर, वॉर का डिक्लेरेशन होता है, ट्रेड इज प्रोहिबिटेड, इट बिकम्स अनलॉफुल। बट व्हेन ए एंड बी वर एग्रीइंग, उनका ऑब्जेक्ट क्या था, उनका ऑब्जेक्ट था जो एक कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना। तो जब ये ऑब्जेक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया, जब ये अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया गया और एग्रीमेंट बिकम्स वॉइड, बेसिकली उनका उद्देश्य समाप्त हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं खत्म हो गया उसका। ऑब्जेक्ट इज फ्रस्ट्रेटेड, व्हाट इट इज द फ्रस्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज फ्रस्ट्रेटेड। देखो इस लाइन को समझिए यहीं से, क्योंकि शब्द वहीं से निकलेगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रस्ट्रेटेड, हैंस इट इज कॉल्ड वॉइड। तो वॉइड इसलिए होता है कि जिस उद्देश्य के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, जिस उद्देश्य के लिए एग्रीमेंट किया गया था, वही फ्रस्ट्रेट हो गया। इसी से निकलती है, यही एक्चुअल थ्योरी है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य था वही फ्रस्ट्रेट हो गया, ऑब्जेक्ट का फ्रस्ट्रेट होना। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है दैट इज फ्रस्ट्रेटेड फॉर सम रीजंस। अब जब उद्देश्य ही फ्रस्ट्रेट हो गया, फिर काहे की परफॉर्मेंस, फिर वो वॉइड हो गया, फिर वो, इसका मतलब ये शून्य हो गया। जब उद्देश्य विफल हो गया, उद्देश्य का विफल होना एक्चुअली हिंदी में कहा जाए तो। प्लीज लेट मी नो आपकी बात समझ में आई नहीं आई। सो यहां पर आप देखेंगे जो इम्पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है ना, वो कैसी कैसी इम्पॉसिबिलिटी है। फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी की बात भी हो सकती है, और लीगल इम्पॉसिबिलिटी की बात भी हो सकती है, लीगल इम्पॉसिबिलिटी की बात। और लीगल इम्पॉसिबिलिटी के जो केसेस हैं सेक्शन 23 में भी कवर होते हैं, ये आपने देखा था
जहां पे कहा था कि एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड। तो सेक्शन 23 में लीगल इम्पॉसिबिलिटी के मैटर भी कवर होते हैं, जैसे कि ये था, देखिए ये जो एग्रीमेंट है, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू मैरी बी, बहुत, अब मैं टेक्निकल बात पर आ गया हूं, ध्यान रखना धीरे धीरे, वी आर गोइंग टू बिकम मोर टेक्निकल। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू मैरी बी, अभी हमने पढ़ा था इसको, और बी बीइंग ऑलरेडी मैरिड टू सी, बीइंग फॉरबिडन बाय द लॉ। इतनी बात ध्यान रखिए। अब आपको ध्यान है 50-60 साल पहले मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन 23 या नहीं, है ना? वहां पे क्या था, when the object or consideration is forbidden by law, हाँ है ना, forbidden by law। ये लैंग्वेज आपको सेक्शन 23 में मिली थी या नहीं मिली थी, है ना? सो ये जो एग्रीमेंट है, ये कैसा एग्रीमेंट है, दिस इज वॉइड, राइट? ये एग्रीमेंट तो वॉइड ही है, बिकॉज उसको पहले से ही पता था। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैं आपसे ऐसा पूछ लूं, यही फैक्ट्स देता हूं आपको, नाउ सी द क्वेश्चन इन योर प्रिलिम्स। ये लाइन लिख लीजिए, तो ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू मैरी बी, ठीक, ए बीइंग ऑलरेडी मैरिड टू सी एंड बीइंग फॉरबिडन बाय द लॉ to which he is subject to practice polygamy. The agreement is option A, void under section 56, void under section 23, C, void under sections 23 and 56, D, अंडर 26। अब बताइए क्या ऑप्शन होगा? देख लो टेक्निकलिटीज का लेवल है, पर आपसे मैं पूछ रहा हूं, ये एग्रीमेंट वॉइड तो है, सबने कर लिया होगा वॉइड वॉइड। अब प्रभु मुझे ये बताओ, ये 56 में वॉइड होगा या 23 में वॉइड होगा या दोनों में वॉइड होगा? एंड द आंसर इज, कम ऑन, क्या आंसर है? यस, इट इज 23 एंड 56। कल 2 लड़के आए क्लास में यहां पर इंक्वायरी करने के लिए, तो मैं उनसे ऐसे ही पूछता हूँ कि तुम्हें क्यों लगता है कि वे नहीं बन पाएंगे, तो रीजन बताओ क्यों नहीं कर पाएंगे। फिर अपना भी काटते रहते हैं बेचारे। 5 ऑप्शंस बताए थे उन्होंने। एक ऑप्शन उन्होंने कहा था कि सर सिलेबस इज वास्ट, इसलिए नहीं हो सकता, सिलेबस इज टू वास्ट। तो मैंने उनसे कहा कि आज तुम, यानी कि संडे को यहाँ पर डेमो क्लास करने के लिए आना, देन यू विल रियलाइज कि कितना वास्ट है। सेक्शन 2A कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लेकर के सेक्शन 16 तक 6 मिनट 45 सेकेंड्स नॉन स्टॉप सुनाया है लड़की ने। इससे पहले एक लड़की थी, उसने सुनाया था 7:15 में, 7 मिनट 15, जब मैंने पीछे बताया भी होगा आपको। अब 30 सेकेंड नीचे आ गया अभी। तो मैंने उससे कहा कि अब देख, अब मुझे बताओ कहाँ रह गया वास्ट। 16 सेक्शंस 6:45, 30 तक अप टू 30 15 मिनट मान लीजिए हद से हद। अगले 30 सेक्शन 15 मिनट, और अगले 15 सेक्शंस 7 मिनट्स, 37 मिनट लगेंगे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा सुनाने में। तुम बहुत स्लो हो जाओ, 1 आवर लगा लो, 1 घंटे में तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे हाथ में। इतने ही सेक्शन सारे कुल मिलाकर के आईपीसी में याद करने होते हैं, 1 घंटे में आईपीसी खत्म। और फिर हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एक्ट, तो है ही सारे छोट भैया टाइप। है कहां सिलेबस, काहे का वास्ट है बताओ। और हैरान रह गया कि ऐसा भी हो सकता है क्या,
क्योंकि जब कल आए थे बहुत अच्छी जगह से पढ़ कर आ रहे हैं पुणे से, मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा 5 साल पढ़ लिए लोग, अच्छा पढ़ा, बढ़िया पढ़ा, अब एक सेक्शन बता दो पूरे 5 साल में कोई सी भी एक्ट का एक सेक्शन जो तुम्हें याद हो। घूम गए। तो मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूं आपको? मैं कहानी इसलिए बता रहा हूं कि आप भी ऐसा करो, ये चैलेंज आप भी लो, याद करना शुरू करो, और जब आप ऐसा कर लोगे, अब इनके लिए खेल हो गया है। अभी इन्होंने मेरी क्लास में, ऑफलाइन क्लास में बिरट उठाना बंद कर दिया। हाँ, सेक्शन 14 में क्या था, सुनाने लगते हैं तुरंत, चलते फिरते गाने गुनगुनाते हुए जा रहे हैं, यहाँ से कहीं भी याद कर लो, नहाते खेलते कूदते 10-15 सेक्शन ऐसे ही रट जाते हैं, उन रिवाइज करते हैं कभी भी। अब जितने देर रिवाइज करते चले जाएंगे, एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये भी काम रिवीजन का काम भी खत्म हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने पहाड़े का रिवीजन करना बंद कर दिया, ऐसे सेक्शन का रिवीजन करना बंद कर देंगे ये लोग। कहाँ रह गया सिलेबस? इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि जिन टेक्निक्स को मैं बताता हूं आप लोगों को, प्लीज फॉलो दोज टेक्निक्स, यू आर गोइंग टू रॉक। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक ही नहीं पाएगी, नहीं रोक पाएगी आपको। शर्त सिर्फ ये है कि आप इस तरीके को फॉलो करें, क्योंकि सभी जगह सभी लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। इससे टकराना आसान काम नहीं है। मैं लगातार इस पर एनर्जी लगाता हूँ कि बच्चों को समझा पाऊँ, तब भी स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। जो लोग कर लेते हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बीच में मैं कहाँ से कहाँ बात निकल जाती है कई बार, कि इम्पॉसिबल नहीं है कुछ भी करना, है सब ये है ना। इम्पॉसिबिलिटी से बात निकल के आई थी। आप अपने माइंड में ऐसे रखेंगे, इन चीज़ों को उतनी ही टेक्निकल तरीके से, जैसे मैं समझा रहा हूँ 23 एकदम समझ में आ गया आपको, है ना, उतने तरीके से ध्यान में रखेंगे तो ये बच्चों का गेम है, जज बनना, चाइल्ड प्ले है। आपको लगता होगा ना कि सर तो यूं ही बोलते हैं, है ऐसा, बिलीव मी, मुझे विश्वास करो प्लीज, है ही ऐसा। ये आसान हो चुका है। दूसरे लोगों ने जैसे ऐसे समझिए, चलिए अच्छा, आप टाइम वेस्ट मत मानना प्लीज, आपके लिए जरूरी है। देखो मैं आपको समझाता हूं, इस बोर्ड को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 लोग हैं कंपटीशन में। और इनको यहां पहुंचना है, यहां पर पहुंचेंगे तो ये जज बन जाएंगे। अब ये व्यक्ति चल रहा है, टुक 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 टुक, पहुंच जाएगा इस दिन। इसका क्या है, ये यहीं थक जाएगा। इसका भी ऐसा ही है। ये रेड वाला कौन सा है, ये कभी एडवोकेसी में जाता है, समझे, कभी प्रिपरेशन पर आ जाता है ये, ठीक है। ये व्यक्ति भी ऐसे ही कहीं ना कहीं लगता रहता है। आपने देखा होगा, ये क्लास में तो है लेकिन ये कभी कभी रेगुलर है, कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं है। तो आप ये देखो, सबकी ऐसी ही कहानी है लगभग। तो जो पहले वाला है वो इसलिए नहीं जीता कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट था, बहुत ज्यादा पढ़ाकू था और दुनिया भर की चीजें उसको आती थी, ज्ञानी था, ना 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 ना, कंपटीशन ही खत्म कर दिया बाकी लोगों ने तो। अब आप देखो कि मतलब मोर देन 200 स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन दिस कोर्स, जो जिस कोर्स में क्लास ले रहे हैं आप, कितने लोग रेगुलर क्लास लेते हैं। कंपटीशन खत्म। ये लोग ही, आप ये तो कह रहे हैं कि पालकी में बैठो और हम आपको पहुंचा कर आएंगे सीट तक, वो हाल कर दिया इन लोगों ने, कंपटीशन ही खत्म कर दिया। और अगर ये लड़का ट्रेंड हो जाए उस तरीके से जैसे मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, तो रॉकेट की तरह जाएगा आगे। इसको इसको रोकने वाला तो कोई है ही नहीं। मेरा इसलिए मैं कहता हूं ये बहुत आसान हो गया है, आसान है एग्जाम। प्लीज लेट मी नो, ये मेरी बात आपको समझ में ही नहीं आई, लॉजिक समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऐसा मत कहना कि विजयन सर तो कह रहे हैं तो हाँ कर देते हैं। मैं कोशिश करता हूं लॉजिकल तरीके से आपको, आपके माइंड में समझ में आए कि हाँ वाकई में ऐसा ही है। कितने लोग आप जानते होंगे कितने ज्यादा स्विच करते रहते हैं, कंपटीशन भारी हो जाते हैं। ऑफलाइन क्लास में मोर देन 35 लोगों का एनरोलमेंट है, मुश्किल है 10-15 लोग
हाजिर होते हैं, कभी कोई गायब, वो भी कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे। कुछ ही लोग हैं जो अंधभक्त की तरह फॉलो कर रहे हैं और वही जज बनेंगे। तो इसीलिए सेक्शन 23 और 56 से बात निकल कर आई थी कि एक बार उस तरीके से पढ़ लीजिए, जिंदगी में कभी वापस नहीं आना पड़ेगा। दोस्तों, एक एजुकेशन एक ऐसी चीज है, ज्ञान एक ऐसी चीज है जो जितना पढ़ाओगे, जितना शेयर करोगे उतना बढ़ेगा। तो आपकी शेयरिंग में भी आपको दुआएं मिलेंगी। हो सकता है किसी स्टूडेंट का आपके थ्रू भला हो जाए, हमारा चैनल, हमारी वीडियोस हो सकता है आपके माध्यम से, और हो सकता है वो इंसान जज बन जाए, तो कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन उसमें भी हो जाएगा। इसलिए कम से कम एक बात पर कंजूसी मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसको, और इसको एक अच्छा सा कमेंट भी लिखिए, शेयर भी कीजिए इसको। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारे चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।